प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझाया। अब आपके जो कोर्स में है उसके बाद कि किस तरह से पर्वतों का निर्माण हुआ, बहुत से पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत आपके कोर्स में हैं, जिसमें पहला आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वैगनर अपन पढ़ चुके हैं। कोबर का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, जो सिद्धांत इनका कहलाता है भूसन्नति सिद्धांत के नाम से। क्या कहलाता है? भूसन्नति सिद्धांत। अब देखिए, अब जो पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत है, कि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जो पूरे विश्व के अंदर जो पर्वत पाए जाते हैं वो दो तरह के पर्वत हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था कि एक तो इधर देखिए उत्तरी अमेरिका में पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। इधर रॉकी पर्वतमाला है और इधर दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। इधर रॉकी पर्वतमाला और इधर एंडीज पर्वतमाला है, और इधर एशिया के अंदर हिमालय पर्वतमाला और इधर अल्पाइन पर्वतमाला। तो इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, एशिया की इधर भारत और इधर चीन के बीच में जो हिमालय पर्वतमाला है, और इधर यूरोप में अल्पाइन पर्वतमाला। इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इसके सिद्धांत के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं जो अपन आज पढ़ रहे हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब जो ये कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, ये उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला, ये दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, और ये भारत और चीन के बीच में हिमालय पर्वतमाला, और इधर अल्पाइन पर्वतमाला। तो मैंने आपको चित्र में बताया कि ये दो तरह की पर्वतमालाएं विश्व के अंदर पाई जाती हैं। पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि एक तो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई हैं, उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वतमाला और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, और एक पूरब से पश्चिम फैले हुए हिमालय पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला। तो एक पर्वत तो क्या है, उत्तर से दक्षिण, और दूसरे हैं पूरब से पश्चिम। अब अपन देखते हैं कि कोबर ने क्या बताया। जो इनका सिद्धांत था कोबर का, वो जो कोबर का सिद्धांत का जो उद्देश्य था और उसके अंदर जो इन्होंने शक्ति बताई, वो इनका जो पहला सिद्धांत था इन्होंने दिया भूसन्नति सिद्धांत। अब मैं आपको समझाऊं कि भूसन्नतियाँ क्या होती हैं। भूसन्नति वो होती हैं कि जहाँ पर पहले नदियाँ आकर गहरे गड्ढे होते हैं और वहाँ पे नदियाँ आकर अपना जमाव करती रहती हैं। इसको यूँ कह सकते हैं कि एक भूसन्नति एक जल के क्षेत्र होते हैं, मतलब जल के चल क्षेत्र होते हैं, है ना। जैसे आज जहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है वहाँ पर पहले टैथीस भूसन्नति थी। हिमालय पर्वतमाला की जगह क्या थी? टैथीस भूसन्नति। तो जो कोबर का सिद्धांत है ये एक तो भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर है ना। इन्होंने इसकी उत्पत्ति बताई सिद्धांत की, और दूसरा इन्होंने इसके साथ साथ ये बताया कि किस तरह से महाद्वीप और महासागरों की रचना हुई है, इसके ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डाला। फिर इन्होंने बताया कि जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, मतलब आप इसको दृढ़ भूखंड को समझ लीजिए कि जो स्थलीय क्षेत्र थे, जिसको इन्होंने कहा एंशिएंट रिजिड मासेस, और मतलब स्थलीय भाग, और जो जल के क्षेत्र थे, मतलब जो भूसन्नतियाँ थी, उनके बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखिए कि जो जल के चल क्षेत्र थे उसको इन्होंने कहा, जल के जो चल क्षेत्र थे उसको इन्होंने कहा ओरोजन। ये आप याद कर लीजिए, ओरोजन, ठीक है।
और जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे इसको इन्होंने कहा क्रोटोजन। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। फिर अपन देखते हैं कि जो कोबर का सिद्धांत है वो भूसन्नति के आधार पर पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को सुलझाने का प्रयत्न करता है। अब जो कोबर का सिद्धांत है कौन सी शक्ति के ऊपर आधारित है? संकुचन शक्ति। मतलब जो स्थलीय भाग पाए जाते हैं उनके अंदर संकुचन होता है, मतलब वो सिकुड़ते हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। अब इन्होंने बताया कि पृथ्वी में संकुचन होने से उत्पन्न जो शक्ति है उसमें क्या होता है? दृढ़ खंड। दृढ़ खंड मतलब जो स्थलीय खंड है या जो महाद्वीपीय भाग हैं उनमें गति उत्पन्न होती है, जिस कारण क्या होता है? संपीड़न की शक्ति। जैसे दो चीज़ें पास पास लाते हैं तो बीच में क्या होती है? संपीड़न की शक्ति उत्पन्न होती है। अगर दो भागों को यूँ पास पास लेकर आए तो बीच में आप देखिए, आप दो पेपर यूँ रखो और दोनों को यूँ पास पास लेकर आओ तो जो बीच वाला भाग है ये ऊपर उड़ जाता है। तो संपीड़न की शक्ति से क्या होता है? जो भूसन्नति मैंने आपको बताई कि जल के चल क्षेत्र, जैसे यहाँ पे क्या है? गड्ढे, यूँ समझ लो एक गड्ढा है, बहुत गहरे सकड़े गड्ढे है ना, या उसके अंदर पानी पाया जाता है, वो कहलाते हैं जल के चल क्षेत्र। अब इन्होंने जो सिद्धांत बताया, इन्होंने बताया कि जहाँ पहले भूसन्नतियाँ थी वहाँ पर आज पर्वत पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि संपीड़न से क्या होता है? संपीड़न की शक्ति से जो भूसन्नति का जो मलबा होता है ना, अब जैसे ये भूसन्नति है, इसके दोनों तरफ से नदियाँ आके इसमें मलबा जमा करती हैं और इसका दक्षिणी भाग उत्तर की तरफ खिसकता है, किसका? स्थलीय भाग, और उत्तरी भाग दक्षिण की तरफ खिसकता है। तो ये जो भूसन्नति का मलबा है ये संपीड़न के कारण, मतलब इधर वाला भाग उत्तर की तरफ खिसका, उत्तर वाला भाग दक्षिण की तरफ खिसका, तो बीच वाली जो भूसन्नति है उसमें जो मलबा जमा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो वलित पर्वत, वलित का मतलब होता है मोड़दार, तो इस तरह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने जो सिद्धांत के आधार लिए, सिद्धांत के जो मुख्य आधार लिए कोबर ने, वो बताया कि जहाँ पर आज पर्वत स्थित हैं या जहाँ पर आज अपन को पर्वत दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर क्या थे? प्रारंभ में जल के क्षेत्र थे। अब आप देखिए कि कोबर ने पृथ्वी की सतह पर जो दो चीज़ें इन्होंने बताई, एक तो जल के क्षेत्र बताया जिसको इन्होंने कहा ओरोजन, ठीक है, और दूसरे इन्होंने बताया कि जो स्थलीय भाग के दृढ़ खंड थे उसको इन्होंने बताया क्रोटोजन, ठीक है। तो 9 क्रोटोजन इन्होंने बताया, मतलब स्थलीय भाग, जो आज हम स्थलीय भाग देख रहे हैं, तो कोबर ने बताया कि 9 स्थलीय भाग थे। कौन कौन से था? एक तो भारतीय शील्ड, ठीक है, इंडियन शील्ड, दूसरा अफ्रीकन शील्ड, तीसरा चाइना शील्ड, चौथा साइबेरियन शील्ड, पांचवा यूरोपियन शील्ड, फिर उसके बाद कनाडियन, फिर उसके बाद ब्राज़ीलियन, फिर ऑस्ट्रेलियन और फिर अंटार्कटिका। तो इस तरह से जो ये 9 शील्ड थी, शील्ड मतलब स्थलीय भाग, दृढ़ स्थलीय भाग, ठीक है, दृढ़ स्थलीय भाग थे, 9 थे। कौन कौन सा? भारत, अफ्रीकन, चाइना। इसको याद करने के हिसाब से आप ऐसे कर लो कि अगर अपन पूरे विश्व का अगर ये मानचित्र देखें तो कहाँ से स्टार्ट करें होगा? अगर आप भारत से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भारत आ गया, भारत की इधर अफ्रीकन ले आओ, अफ्रीकन शील्ड, फिर इधर चाइना के इधर ऊपर चले जाओ, साइबेरियन शील्ड, फिर इधर यूरोप आ गया, फिर इधर उत्तरी अमेरिका के ऊपर कनाडियन शील्ड आ गई, दक्षिणी अमेरिका की ब्राज़ीलियन शील्ड आ गई, और इधर ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन शील्ड, और इधर साउथ में अंटार्कटिका शील्ड। इसको ये याद रखना है कि ये जो इन्होंने कनाडियन शील्ड दी, इसको उत्तरी अमेरिका याद नहीं रखे, कनाडियन शील्ड, और ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसको दक्षिणी अमेरिका नहीं कह के क्या कहा इन्होंने? ब्राज़ीलियन शील्ड। और जो एशिया वाला भाग है इसको 2 भाग हो गए, चाइना और साइबेरियन शील्ड। तो इस तरह से 9 भाग इन्होंने बताए, भारतीय शील्ड, अफ्रीकन, चीन, साइबेरिया, यूरोप, कनाडियन, ब्राज़ीलियन, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या थे? दृढ़ भूखंड थे। कितने थे ये? 9 दृढ़ भूखंड थे। और इनके बीच में क्या था? ये देखिए, इनके बीच में क्या था? जल के चल क्षेत्र थे। चल क्षेत्र मतलब बहता हुआ जल था, जिसको क्या कहा कोबर ने? भूसन्नति। भूसन्नति। तो जो चल के चल क्षेत्र थे अर्थात जो भूसन्नतियां थी, किसके बीच में? ये समझ लीजिए कि 9 तो क्या थे? स्थलखंड थे, स्थलीय भाग थे, जिसको इन्होंने शील्ड का। इनके बीच बीच में जल के क्षेत्र थे, जिसको इन्होंने कहा भूसन्नति, जिसको इन्होंने कहा भूसन्नति। ये भूसन्नति। इसके बाद कोबर ने ये बताया कि अभी तक जो पर्वत बने उनमें 6 विभिन्न प्रकार के पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक,
जितने भी पर्वत पाए जाते हैं वो 6 बार बन चुके हैं, ठीक है। और प्रत्येक पर्वत निर्माण, जो भी पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है। अब मैं आपको बताऊं हिमालय पर्वत कहाँ पर है, एशिया में, ठीक है, एशिया, ये मुख्यतः भारत में इसका हिस्सा और चाइना में। उसके बाद रॉकी पर्वतमाला कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है, मैंने पहले आपको चित्र में बताया, दक्षिणी अमेरिका। और आल्प्स पर्वतमाला, जिसको अल्पाइन पर्वतमाला कहते हैं, ये है यूरोप में। अभी मैंने आपको पूरा विश्व का मानचित्र बताया था जब बताया था। अब देखिए क्या बताया इन्होंने कि जितने भी पर्वत बने उनके बीच में पहले क्या थी, भूसन्नतियाँ थी। भूसन्नतियों का निर्माण होता है और फिर उन भूसन्नतियों में क्या होता है, लगातार अवसादों का निक्षेप होता है। अवसाद का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए कि जो दोनों तरफ से जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ मलबा लेकर आती हैं। अवसाद किसको कहते हैं, भौगोलिक शब्द है, मलबा उनके साथ होता है। जैसे उनके साथ जो छोटे कंकड़, पत्थर, रेत, इन सबको कहते हैं अवसाद। निक्षेप का मतलब होता है जमाव। तो उन अवसादों का क्या करती हैं नदियाँ, आके उस भूसन्नति में जमाव कर देती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो भूसन्नति की जो तली है, मतलब जो उसका नीचा भाग है, वो पूरा की पूरा भर जाता है तलछट से। तलछट का मतलब है, तल का मतलब होता है उसके नीचे की तली, और छठीय भाग जो उसके अंदर मलबा भरा। तो तलछट से उसका जो तलछटीय भाग है वो पूरा उसके अंदर वजन होता रहता है, मतलब भार बढ़ता रहता है। और जो भूसन्नति की जो तली है, तली मतलब जो उसका नीचे वाला भाग है, उसमें अवतलन होता रहता है। अवतलन का मतलब होता है वो नीचे बैठती रहती है। जैसे अगर अपन किसी चीज़ में कुछ डालेंगे तो उसका भाग क्या होता है, नीचे बैठता है, कोई भारी पदार्थ ऊपर आता है। तो इस तरह से जो भूसन्नति की जो तली थी उसमें अवतलन होता रहता है। और क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब बहुत अधिक जमाव हो जाता है, तो फिर पर्वत निर्माणों का समय आता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, कि भूसन्नति की तली पूरी भर गई, ठीक है, फिर स्थलीय भाग एक तरफ खिसका, दूसरा स्थलीय भाग एक तरफ खिसका। तो जो ये भूसन्नति का जो मलबा है ये ऐसे मोड़दार पर्वतों में बदल जाता है। तो एक ऐसा समय आता है जब भूसन्नति के जो दोनों पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब उसके जो दोनों इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, बीच में भूसन्नति, इसको कहते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है किनारा, ठीक है। पार्श्व भाग अथवा अग्रदेश भी उन्हें कहते हैं, अग्रदेश, इसको पार्श्व भाग को भी कहते हैं। ये एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, जिससे अभी मैंने आपको बताया कि जो भूसन्नति है उसका जो मलबा है या उसका जो अवसाद है वो किस में बदल जाता है, वलन में। वलन का क्या मतलब होता है, मोड़। इस तरह से वलन तथा मरोड़ उसमें पड़ने लगते हैं, उससे क्या होता है, मोड़ों का निर्माण होता है। तो ये जो मोड़ हैं ये कहलाते हैं मोड़दार पर्वत। अब देखिए सिद्धांत की प्रक्रिया किस तरह से है। सिद्धांत की प्रक्रिया अगर अपन देखें, सिद्धांत की प्रक्रिया, सिद्धांत की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले क्या होता है, भूसन्नति अवस्था कहते हैं। अभी मैंने आपको पहले समझाया, सबसे पहले क्या होता है, भूसन्नतियों का निर्माण होता है। मतलब जो जल के चल क्षेत्र होते हैं वो कहलाती हैं भूसन्नतियाँ। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोजेनेसिस। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, भूसन्नति अवस्था को कहते हैं लिथोजेनेसिस। ये लिथोजेनेसिस, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और दूसरा क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, उसको कहते हैं ओरोजेनेसिस। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लिथोजेनेसिस और ओरोजेनेसिस। भूसन्नति अवस्था मतलब लिथोजेनेसिस, पर्वत निर्माणकारी अवस्था ओरोजेनेसिस। इसके बाद जो पहली अवस्था होती है कि कोबर के अनुसार जो पहली अवस्था होती है, मतलब जो भूसन्नति की अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, पर्वतों के निर्माण के लिए आवश्यक एक मंच की तैयारी होती है, जिसे कहते हैं भूसन्नति अवस्था, इसको कहते हैं। ये भूसन्नतियाँ क्या होती हैं, जलपूर्ण गर्त होती हैं, मतलब इनमें जल भरा रहता है। और इनके जो दोनों किनारे या दोनों जो पार्श्व भाग हैं उसके दोनों किनारे क्या होता है, दृढ़ भूखंड, मतलब सॉलिड दृढ़ भूखंड। जो अभी 9 मैंने आपको बताए थे उनको क्या कहा गया, क्रोटोजन। जो दृढ़ भूखंड हैं वो तो कहलाते हैं क्रोटोजन, है ना, उनकी स्थिति होती है। उसके बाद कोबर ने बताया कि जो ये दृढ़ भूखंड है इनके, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर जब खिसकते हैं, पहले समझ लो कि भूसन्नति में पहले क्या होता है, पहले भी मैंने अभी आपको बताया कि निक्षेपण होने लगता है, मतलब जमाव होने लगता है, जिसको अवसादीकरण कहते हैं।
और ये जब अवसाद है इतने भर जाते हैं कि जो भूसन्नति की तली में क्या धंसाव होना चालू हो जाता है। उस धंसाव के बाद क्या होता है, पर्वत निर्माण के लिए एक आवश्यक तलछटी पदार्थों का जमाव हो जाता है। मतलब जो तली है भूसन्नति की वो पूरा उसमें भराव हो जाता है। तो पहले तो ये हुई भूसन्नति की अवस्था। भाई एक भूसन्नति होती है दृढ़ भूखंडों के बीच में। भूसन्नति आप वापस समझ लीजिए कि जल के चल क्षेत्र, चल का मतलब होता है चलायमान, जल के क्षेत्र आप ये समझ लीजिए, जल के क्षेत्र होते हैं जिसमें दोनों तरफ से नदियां आके जमाव करती हैं। अपने साथ जो नदियां क्या क्या लेकर आती हैं, बारीक मिट्टी, मोटी मिट्टी, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर, मोटे पत्थर, उन सब का जमाव इसकी तलछटी में होता रहता है। किसमें? भूसन्नति की तलछटी में। और एक ऐसा समय आता है जब ये भूसन्नति की तलछटी नीचे धंसने लगती है, पूरा ये भराव इसमें हो जाता है, तो दूसरी अवस्था आती है, पर्वत निर्माण प्रारंभ होता है, पर्वत निर्माणकारी अवस्था। तो पहली अवस्था को तो क्या कहा, ओरोजेनेसिस, और पर्वत निर्माणकारी अवस्था को कहा क्रोटोजेनेसिस, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। तो जो दूसरी अवस्था होती है, ये देखिए जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था उसके अंदर पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें कैसा होता है कि भूगर्भ में क्या होता है, क्योंकि ये सिद्धांत क्या है, पृथ्वी की संपीड़न शक्ति के ऊपर आधारित है। संपीड़न शक्ति का मतलब होता है कि पृथ्वी में क्या होता है, संकुचन होता है, मतलब पृथ्वी सिकुड़ती है। जैसे कि अपन को पता है कि पृथ्वी क्या थी, अपने प्रारंभ से एक आग का गोला थी, और वो धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। तो पृथ्वी की ये संकुचन शक्ति के ऊपर ये सिद्धांत पूरा आधारित है। तो संकुचन से क्या होता है, जो स्थलीय भाग हैं वो एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। जैसे इधर ये भूसन्नति और यहाँ पे स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग, पृथ्वी में संकुचन हुआ, ये स्थलीय भाग इधर खिसका, ये स्थलीय भाग इधर खिसकता है। तो उससे क्या होता है, संपीड़न की शक्ति से, संपीड़न की शक्ति के कारण क्या होता है, जो भूसन्नति का जो तलछट होता है, मतलब जो उसके अंदर मलबा जमा होता है, उसमें सिकुड़न होने लगता है और उसमें मरोड़ पड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जो भूसन्नति का जो मलबा है वो वलित होकर इस तरह से मोड़दार पर्वतों में बदल जाता है। अब आप देखिए ये चित्र देखिए, ठीक है, इधर देखिए आप कि ये एक स्थलीय भाग इधर है जिसको क्या कहा, पार्श्व भाग या अग्रदेश, और यहाँ पर क्या है, ये स्थलीय भाग, ठीक है। इसी तरह से दूसरा स्थलीय भाग इधर है। अब ये बीच में क्या है, भूसन्नति, यहाँ पे बीच में क्या थी, ये भूसन्नति थी। अब ये भाग इधर खिसकता है, ये भाग इधर खिसकता है। तो जो ये भूसन्नति है, इसके जो किनारे वाले भाग हैं, यहाँ पे ये मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। अब देखिए, जब अगर सामान्य संपीड़न की शक्ति होती है, संपीड़न की शक्ति क्या थी, सामान्य थी, मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, तो क्या हुआ, ये जो भूसन्नति है इसके किनारे वाले भाग पर क्या बन जाते हैं, मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। और जो ये इसका बीच वाला भाग है ना, ये पूरा नहीं उठता, ये क्या कहलाता है, मध्य पिंड कहलाता है। अगर संपीड़न की शक्ति ज़्यादा होती तो ये पूरा की पूरा बीच वाला भाग ऐसे उठ जाता, लेकिन अगर संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो ये स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है, बीच का क्या है, ये भूसन्नति। वापस मैं आपको समझा दूं, जैसे ये भूसन्नति थी, यहाँ पे क्या पाया जाता था, जल, दोनों तरफ नदियाँ आके इसमें क्या करती थी, जमाव करती हैं तलछटों का। और एक ऐसा समय आता है जब ये भूसन्नति पूरी भर जाती है, फिर क्या होता है, पृथ्वी की संकुचन शक्ति के कारण जो ये स्थलीय भाग है ये इधर खिसका, इधर का स्थलीय भाग इधर खिसका। और अगर संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो ये जो भूसन्नति है इसके केवल किनारे वाले भाग ऊपर उठते हैं। तो जो किनारे वाले भाग ऊपर उठे इसको कहते हैं सीमांत श्रेणियाँ, बॉर्डर रेंजेस। ये तो अपन ने इंग्लिश और हिंदी में कह दिया। अब इसको क्या कहा, कोबर ने इसको क्या कहा, रैंड केटन। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, रैंड केटन। ये इस तरह के प्रश्न जीके में जाके बहुत आगे आते हैं। रैंड केटन ये कहलाए, ये सीमांत जो श्रेणियाँ, इसका नाम दिया उन्होंने रैंड केटन। अब ये जो दूसरा चित्र है इसमें देखिए, कोबर के पर्वत निर्माण के भूसन्नति सिद्धांत का ब्लॉक चित्र द्वारा प्रदर्शन। अब आप इससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये स्थलीय भाग है इधर, ये दूसरा स्थलीय भाग है। यहाँ पे क्या थी, पहले भूसन्नति थी, यहाँ भूसन्नति थी, इधर भूसन्नति में आके नदियाँ आके जमाव करती थी। और एक समय ऐसा आया कि जब भूसन्नति का जो तली है वो पूरी
भर गई। फिर क्या होता है, स्थलीय खंडों में संकुचन होता है धरती के अंदर, मतलब संपीड़न होता है। ये स्थलीय भाग इधर खिसका, ये स्थलीय भाग इधर खिसका, और ये बीच वाले भाग, ये वाले जो नज़र आ रहे हैं, इस तरह से ये पर्वत में बदल गए। और ये जो बीच वाला भाग है ये नहीं उठा। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये क्यों नहीं उठा? क्योंकि संपीड़न की शक्ति क्या थी? सामान्य थी। अगर संपीड़न की शक्ति, संपीड़न मतलब संकुचन, कंप्रेशन, इधर वाला भाग इधर खिसकता है, इधर वाला भाग इधर खिसकता है, इसको कहते हैं संपीड़न, मतलब सिकुड़ना। आप साधारण भाषा में ये समझ लो, संपीड़न मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो ये वाला भाग इधर खिसका, ये वाला भाग इधर खिसका, तो ये जो बीच वाले भाग थे यहाँ पर मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। और जो ये बीच का भाग है ये आपको जैसा नज़र आ रहा है मध्य पिंड, मतलब संकुचन की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी, केवल किनारे वाले भाग ऊपर उठे और बीच वाला भाग अप्रभावित रह गया ऊपर उठने से। अगर संपीड़न की शक्ति बहुत ज़्यादा होती तो ये बीच वाला भाग भी क्या होता, ऊपर उठ जाता, पूरा की पूरा इस तरह से पर्वतों का निर्माण होता। लेकिन इसमें क्या किया, ये मध्य पिंड का कहलाता है बीच वाला भाग। अब अगर आप हिमालय पर्वत का अगर अपन उदाहरण देखें तो हिमालय पर्वत बिल्कुल इस सिद्धांत के ऊपर सही बैठता है कि जो अपना तिब्बत का ऊंचा भाग है वो मध्य पिंड है, तिब्बत वाला भाग, और एक तरफ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ भारत के उत्तर में, फिर तिब्बत वाला भाग है, और फिर उसके बाद चीन में कुनलुन पर्वत श्रेणियाँ। तो ये जो भारत के संदर्भ में हिमालय वाला भाग, उसके ऊपर ये सामान्य संपीड़न का सिद्धांत बिल्कुल सटीक बैठता है। अब देखिए, यदि संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो भूसन्नति के केवल किनारे वाले भाग वलित होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। उन पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, रैंडकेटन का निर्माण होता है, और जो बीच का भाग है वो वलन क्रिया से अप्रभावित रह जाता है। इस प्रभावित भाग को कोबर ने क्या कहा? ये शब्द आप याद कर लीजिए, कोबर ने जो अलग अलग यूज़ किए हैं ये बाद में जाके बहुत जीके के प्रश्न बनते हैं। हिंदी में तो समझ आ ही रहा है मध्य पिंड, लेकिन क्या कहा कोबर ने? स्वशिनबर्ग कहा मध्य पिंड को, स्वशिनबर्ग की संज्ञा दी। अब क्या होता है, इस क्रिया के विपरीत जब संपीड़न की शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है तो क्या होता है, भूसन्नति का समस्त जो तलछट है, जो उसका मलबा है, वो पूरा मलबा वलित होकर मोड़ के रूप में बदल जाता है, और कोई भी भाग वलन की क्रिया से अप्रभावित नहीं रहता, मतलब पूरा की पूरा भाग ऊपर उठ जाता है। अत्यधिक संपीड़न के कारण पर्वतीकरण में जटिलता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए सिद्धांत का मूल्यांकन मतलब इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि क्या इसमें कमी थी, क्या इसमें अच्छाई थी, क्या बुराई थी। अब देखिए, जो कोबर का पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत है वो कई चीज़ों में तो उचित उल्लेख करता है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। अब सबसे पहले बल की समस्या। अब क्या बताया कोबर ने कि जो पृथ्वी के जो सिकुड़ने से उत्पन्न जो संकुचन शक्ति का जो बल है, मतलब पृथ्वी क्या हुई, सिकुड़ रही है, तो उसकी जो संकुचन शक्ति का जो बल है उससे क्या होगा, खिसक कर आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण उन्होंने बताया। किसका निर्माण हुआ? एक तरफ तो उन्होंने हिमालय का बताया और यूरोप में उन्होंने आल्प्स का बताया। इसके बाद ठीक है, अब हिमालय के संबंध में मैं आपको बताऊं कि हिमालय के संदर्भ में कि जैसे हिमालय पर्वतमाला, अब इन्होंने बताया कि ये जो भारतीय शील्ड थी, ये भारतीय जो शील्ड थी ये उत्तर की तरफ खिसकी, और उत्तरी वाली जो शील्ड थी ये दक्षिण की तरफ खिसकी, ये इन्होंने बताया। लेकिन अगर हिमालय किस तरह से, इस तरह से वक्राकार रूप है। अगर भारत का आप मानचित्र देखो तो हिमालय किस तरह से नजर आ रहा है, इस तरह से हिमालय का क्या है, वक्राकार रूप। हिमालय है वक्राकार रूप। अब इस वक्राकार रूप से क्या पता चलता है कि जो संपीड़न की शक्ति थी वो केवल उत्तर की तरफ से लगी, केवल उत्तर की तरफ से संपीड़न की, जैसे ये शक्ति यहाँ से आई और ये दक्षिण वाला भाग स्थिर रहा, है ना। जब भी इसका रूप कैसा हो गया, इस तरह से वक्राकार हो गया। अगर दोनों तरफ से लगती तो इस तरह से वक्राकार रूप नहीं होता, केवल उत्तर से दक्षिण की तरफ शक्ति लगी और ये दक्षिण वाला भाग, मतलब ये गोंडवाना लैंड वाला भाग अपनी जगह स्थिर रहा। गोंडवाना लैंड ये भाग अपनी स्थिर रहा
और केवल उत्तर की तरफ से शक्ति लगी, हिमालय के संदर्भ में। तो हिमालय के संदर्भ में, जबकि इन्होंने क्या बताया, कोबर ने क्या बताया कि उत्तर वाला भाग दक्षिण की तरफ खिसकता है, दक्षिण वाला भाग उत्तर की तरफ खिसकता है, लेकिन हिमालय के संदर्भ में क्या है कि दक्षिण वाला भाग स्थिर रहा और केवल उत्तर वाला भाग ही नीचे की तरफ खिसका। अब इसके सिद्धांत की जो तीसरी एक बात आती है, ये देखिए, है ना, ये दूसरा जो अभी मैंने आपको समझाया, बल के कार्य करने की दिशा की समस्या। अब इन्होंने, कोबर ने क्या बताया कि जो अग्रदेश है वो एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, ठीक, लेकिन एक दूसरे भूगोलवेत्ता हुए स्वेस, उन्होंने ये बताया कि हिमालय के संदर्भ में केवल स्वेस का मत ज़्यादा सत्य है। उन्होंने बताया कि केवल उत्तर वाला भाग दक्षिण की तरफ खिसका है, जो हिमालय का जो वक्राकार रूप है इस तरह का, है ना, ये बताता है कि केवल उत्तर वाला भाग खिसका और जो दक्षिण वाला भाग है गोंडवाना लैंड वो अपनी जगह स्थिर रहा। तो इस तरह से कोबर के जो सिद्धांत की जो तीसरी आलोचना की जाती है, जो तीसरा मूल्यांकन किया जाता है, वो है कि कोबर ने क्या किया कि जो पूर्व पश्चिम में जो पर्वत फैले हुए हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया कि पूरे विश्व में अपन देखें तो दो दिशाओं में पर्वत फैले हैं, एक तो पूर्व से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण। तो हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत तो पूर्व से पश्चिम फैले हुए हैं, और उत्तरी अमेरिका के रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका के एंडीज उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। तो इन्होंने जो बताया, कोबर ने, इन्होंने केवल हिमालय और आल्प्स के पर्वत के बारे में बताया कि इनका निर्माण कैसे हुआ है ना। इन्होंने रॉकी और एंडीज के बारे में नहीं बताया, इस कि भाई रॉकीज कैसे बने, एंडीज कैसे बनाए, इसका इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। केवल इन्होंने आल्प्स और हिमालय पर्वतमाला के बारे में बताया। जबकि विश्व के अंदर दो तरह की, अभी मैंने आपको बताया, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर्वतमाला मिलती हैं। उसके बाद इसकी जो अंतिम आलोचना की जाती है कि कोबर ने बताया कि जो पर्वतों का जो निर्माण है वो भू संयुक्तियों से इन्होंने माना, लेकिन इन्होंने जो भू संयुक्तियों का जो वितरण है उसका इन्होंने समुचित उल्लेख नहीं किया। तो ये कोबर के सिद्धांत का मूल्यांकन अपन ने किया। तो इस तरह से मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत समझाया, और आज अपन ने पढ़ा कोबर का सिद्धांत। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।